ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज बुरी तरह बिगड़ेगा। इसका अगर असर दिखने भी लगा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और रेगिस्तान पसरते जा रहे हैं। कहीं असामान्य बारिश हो रही है तो कहीं असमय ओले पड़ रहे हैं और कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस परिवर्तन के पीछे ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका है, जिन्हें CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और वाष्प है। ये गैसें वातावरण में बढ़ती जा रही हैं और इससे ओजोन परत का छेद का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ओजोन की परत ही सूरज और पृथ्वी के बीच एक कवच की तरह कार्य करती है। ओजोन की बात आ रही है, O3 मीन्स है। ओजोन दो तरह की होती है, एक तो अच्छी ओजोन होती है और एक होती है बुरी ओजोन। यहां हम देख रहे हैं कि ओजोन जो है, अच्छी ओजोन कौन सी है, जैसे कि मान लीजिए ये 5 किलोमीटर की 0 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। इसके साथ साथ में 10, 15, 20, 25 और 35 किलोमीटर। ये ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो एयर पोल्यूशन का कारण भी बनती है। जैसे मान लीजिए ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो 0 to 15 किलोमीटर तक रेंज में रहती है। 0 to 15 किलोमीटर के रेंज में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मिलती है। इसके साथ साथ में स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, तो ये रेंज है 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर रेंज में जो आप मिल रही है वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मिलती है। और जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो आपकी गुड ओजोन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसेंशियल ओजोन फॉर अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, गुड ओजोन, क्योंकि ये हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से, रेजेस से बचाती है और ये अपने आप में अवशोषित कर लेती है। तो इस ग्राफ के माध्यम से देखें, ये जमीन से जो आप देख रहे हैं 15 किलोमीटर की रेंज में, यहां तक की रेंज में ये ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फेरिक। ओजोन ये, इसी के साथ साथ में आप देखेंगे ये स्ट्रेटोस्फेरिक है और ज्यादातर जो स्ट्रेटोस्फेरिक फेरिक ओजोन, ये जो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है, ये क्या करेगी, जो सूर्य के द्वारा जो रेजेज आती है उनको अवशोषित कर देती है और डायरेक्ट नहीं आने देती है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। तो जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं वो 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, O2 होता है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलती है यानी O3 होती है।
जो O3 होती है वो क्या करेगी, यूवी अल्ट्रावायलेट रेजेस इनको अवशोषित कर लेती है और हमें डायरेक्ट नहीं हम तक आने देती है। जो आप ये देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं बैड ओजोन, जबकि इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपके गुड ओजोन, गुड ओजोन। अब यहां पर आती बात कि जो जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं वो दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से O2 से मिलकर बनती है। ओजोन जो है वो 3 परमाणु जो ऑक्सीजन के हैं O3 से मिलकर बनती है। ओजोन O3 बनाता है। वायुमंडल ओजोन परत की ऊंची, ओजोन परत से में वायुमंडल में ओजोन परत ऊंची है। ओजोन परत हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करता है और ओजोन परत के बिना गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए ये हमारा रक्षक भी है। अब बात करते हैं अच्छी ओजोन की। ऊपरी वायुमंडल में जो आप देख रहे हैं, जो ऊपरी वायुमंडल है, तो वहां पर स्वाभाविक रूप से अच्छी ओजोन होती है जो हमें सूरज की हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाती है। इसे मानव निर्मित रसायनों द्वारा आंशिक रूप से नष्ट किया जा रहा है। इस ओजोन को, जो ओजोन छिद्र की घटना घटित हो रही है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात आती है खराब ओजोन। ये क्षोभ मंडल में या कह सकते हैं ओजोन की उपस्थिति प्रदूषक का कार्य करती है, जो पर्यावरण और मानव दोनों के लिए हानिकारक है। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन बैड ओजोन कहलाती है और ये ओजोन जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन है। ग्राउंड लेवल ओजोन को ही बैड ओजोन कहते हैं, जबकि आप देखेंगे अपर लेयर में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी गुड ओजोन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं। गुड ओजोन तो गुड ओजोन है ही, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेजेस को डायरेक्ट नहीं आने दे रही है। तो बैड ओजोन की बात कर लेते हैं। तो बैड ओजोन क्या है, निचले वायुमंडल अर्थात क्षोभ मंडल में ओजोन की उपस्थिति प्रदूषक का कार्य करती है और वस्तुतः क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन एक मुख्य प्रदूषक है जो पर्यावरण और मानव दोनों के लिए हानिकारक है, अतः इसे बैड ओजोन कहते हैं। बैड ओजोन प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही कारणों से बनती है। अब कैसे बने, जैसे मान लिया सनलाइट है, ये सनलाइट है। सनलाइट अगर है तो प्लस क्या कर दीजिएगा, NOx, NOx, NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्लस VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लस VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड्स हैं वो। अब क्या हो जाएगा, इक्वल ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन जो बनेगी वो हानिकारक है। ये बैड ओजोन के कारण क्या है, बैड ओजोन जो है उसके कारण क्षोभ मंडल में ओजोन को सीधे उत्सर्जित नहीं किया जाता। बैड ओजोन के कारण क्षोभ मंडल में ओजोन को सीधे उत्सर्जित नहीं किया जाता, बल्कि इसका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा बाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसको VOCs बोलते हैं, के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे कार हो गया,
या जो भी वाहन है, बिजली संयंत्र हो गया, औद्योगिक बॉयलर हो गया, रिफाइनरीज हो गए, रासायनिक संयंत्र हो गए एवं अन्य स्रोतों से जो उत्सर्जित ओजोन के अग्रदूत प्रदूषक जो है NOx मीन्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड, VOCs यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण करते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्माण हो रहा है वो बैड ओजोन है। अब जब बैड ओजोन है तो इसका मतलब इसका प्रभाव क्या, क्योंकि बैड ओजोन है तो क्षोभ मंडल में जो आप देख रहे हैं, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है में यह धुएं के मुख्य अवयव के रूप में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में ओजोन की उपस्थिति को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा की गति एवं दिशा और दिन का समय, वाहन परिचालन प्रतिरूप आदि, ये सभी प्रभावित करते हैं। बैड ओजोन वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, इसलिए निर्माण स्रोत से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कभी कभी इसकी अधिक सांद्रता देखी जाती है। मानव जनित स्रोतों में मोटर वाहन हो गए, O3 अग्रदूत उत्सर्जन के मुख्य स्रोत है, VOCs हो गया। इसके अन्य स्रोत रसायन एवं पेट्रोलियम उद्योग प्रमुख है। गर्मी के मौसम में सौर्य प्रकाश की अधिकता एवं आर्द्रता के कारण O3 की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिससे हवा अधिक प्रदूषित होती है। क्षोभ मंडल की अधिकतम सांद्रता दोपहर के समय देखी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं तो क्षोभ मंडल की अधिकतम सांद्रता जो है वो कब देखी जाएगी, दोपहर, क्योंकि बैड ओजोन है। तो यहां पर हम क्योंकि ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं, यहीं पर पर्यावरण भी है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, मानव भी है, एनिमल्स भी है, तो इस बैड ओजोन से मानव और पर्यावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। सतही ओजोन फसलों, वनों दोनों के लिए हानिकारक है। इससे फसलों एवं वाणिज्यिक वनों की उपज में कमी आती है, साथ ही पौधों की वृद्धि तथा विकास दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर इसके अत्यधिक दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे कि गले में खराश आना, कफ बनना, सांस लेने में समस्या। एक बीमारी है ब्रोंकाइटिस, डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमिया, अस्थमा आदि रोग और अधिक घातक हो सकते हैं। फेफड़ों की कार्यावधि प्रभावित होती है, जिससे सांस लेने में समस्या हो सकती है। ओजोन की लंबे समय तक निचले वायुमंडल में उपस्थिति फेफड़ों के ऊतकों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देती है। देखा होगा आपने, अटैक पड़ जाता है, एकाएक सांस की समस्या हो जाती है, तो स्थायी रूप से ऊतक जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं इस बैड ओजोन से। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ओजोन प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि BS4 मानक के वाहनों को BS6 बना दिया, जो आपने अभी 2020 में देखा होगा। BS4 जो वाहन थे उनको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, BS6 में कर दिया। ये भी एक कदम उठाया गया सरकार के द्वारा। मानक के वाहनों को प्रस्थापित किया गया, BS6 आया, मॉडल आ गया। जो BS6 पैटर्न आया है 2020 के बाद, अप्रैल 2020 के बाद में BS6 भारत स्टैंडर्ड 6 यानी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड 6 है।
BSES कहना चाहिए इसको, BSES ये। तो BSES जो है भारत स्टेज एमिशंस स्टैंडर्ड्स, BS6 का सबसे बड़ा फायदा जो है वो प्रदूषण का स्तर नियंत्रित रहेगा, जिससे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिल सकेगी। वाहन उत्सर्जन से 4 प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं। सबसे बड़ी बात करते हैं, तो व्हीकल्स अगर चल रही है तो व्हीकल्स से लगभग 4 प्रकार के जो प्रदूषक निकलते हैं। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोकार्बन HC, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर NO और PM। इसमें बात करते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन निकलता है वो पेट्रोल इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है। पेट्रोल इंजन से 2 प्रकार के इंजन, पेट्रोल वाला इंजन हो गया, डीजल हो गया। डीजल से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा और पार्टिकुलेट मैटर निकलेगा। जैसे डीजल इंजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है, वहीं पर BS4 के मुकाबले BS6 या BSES6 मानक वाले वाहनों के उत्सर्जन में इन सभी प्रदूषकों की मात्रा में भारी कमी आई। तो इसलिए BS6 चलाया गया। महंगे जरूर हो गए, इंजन भी महंगी, गाड़ियां महंगी हैं इस समय। तो कारण यही है कि हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी आएगी महंगी भी होगी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का भी शुरुआत सरकार ने की। विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को बंद भी किया, जैसे दिल्ली का एक अभी आप उदाहरण देखें, बदरपुर वाला ताप विद्युत संयंत्र बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कदम उठा रही है, प्रयास कर रही है। कितना सब, यहां तक कि आप देखेंगे तो व्हीकल्स की बात हो गई, वायु की गुणवत्ता की निगरानी, जैसे कि आप पोल्यूशन वाला लगाते हैं, तो वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेटवर्क की स्थापना की। फसल अवशेषों को जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया होगा। कहीं देखा होगा आपने, पराली वगैरह जलाते हैं तो इस पर रोक लगाई गई। मानवीय गतिविधियां दुनिया के तापमान में वृद्धि का कारण बन रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक तीव्र गर्मी की लहरें और समुद्र का स्तर जो है वो भी बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघलेंगे समुद्र का। अब यह पुष्टि हो गई है कि फरवरी 2023 और जनवरी 2024 के बीच 12 महीनों की अवधि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गई। इसके बाद 2023 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। तापमान में वृद्धि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है और प्राकृतिक अल्नीनो, प्राकृतिक घटना अल्नीनो, लानिना अल्नीनो मौसम की घटना के कारण इसमें वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद जब मनुष्य ने बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जलाना शुरू किया तो वातावरण में CO2 की मात्रा लगभग 50% तक बढ़ गई। भविष्य में जलवायु परिवर्तन दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस क्यों मायने रखता है, इस पर चर्चा करते हैं। जितना अधिक औसत तापमान बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उतने ही बदतर होते जाते रहे हैं। IPCC के अनुसार दीर्घकालिक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इतना सीमित कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। विज्ञान पूरी तरह निश्चिंत नहीं, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बनाम 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों में शामिल हो सकते। अत्यधिक गर्म दिन मध्य अक्षांशों, ध्रुवों और उष्ण कटिबंधीय के बाहर के क्षेत्र पर औसतन 4 डिग्री
सेल्सियस अधिक गर्म होंगे, जबकि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होंगे। समुद्र के स्तर में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 0.1 मीटर अधिक होगी, जिससे लगभग 10 मिलियन से अधिक लोग बार बार आने वाली बाढ़ सहित अन्य घटनाओं की चपेट में आएंगे। और 1.5 डिग्री सेल्सियस पर 70 से 90% की तुलना में 99% से अधिक जो शैवाल चट्टानें हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जो समुद्र है, क्योंकि हमारा भारत अगर मान लिया तो भारत आप देख ही रहे हैं, तो अंडमान निकोबार शैवाल चट्टानें, तमिलनाडु का रीजन हो गया, श्रीलंका के आसपास का रीजन हो गया, लक्षद्वीप वाला रीजन हो गया, ये प्रभावित होगा। और जब प्रभावित होगा तो इसका मतलब 99% से अधिक शैवाल चट्टानें नष्ट हो जाएंगी। ग्रीन हाउस गैसों का स्तर अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होने की संभावना भी देखी जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के जो तहत तात्पर्य जो है वो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। जो पृथ्वी है उसके औसत तापमान में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग का तापमान है। पृथ्वी के ऊर्जा रिकॉर्ड की या पृथ्वी के जलवायु रिकॉर्ड की जांच करने वाले लगभग सभी विशेषज्ञ अब इस बात से सहमत हैं कि मानव क्रियाएं, विशेष रूप से धुआं या धुएं, कारों को चलाने वाली सबसे जो कह सकते हैं धुआं हो गया, कारों और जलते जंगलों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन संभवतः इस प्रवृत्ति को चलाने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति है। गैसें ग्रह के प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे सूरज की रोशनी प्रवेश कर पाती है, लेकिन कुछ गर्मी को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। अब ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैस। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC जिसको कहते हैं, CFCs के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता तो प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और मानवीय क्रियाओं के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। दूसरी बात आती है वनों की कटाई। जंगलों की कटाई जो होती जा रही है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म ईंधन का जलना, परिवहन एवं वाहन, औद्योगिकरण, अपशिष्ट निपटान, ये सबसे बड़े कारण हैं। मानव द्वारा ही ये जो किया जा रहा है, इसके कारण हमें दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ऐसी बीमारियां, जो नई नई बीमारियां आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर हम अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने वाली गैस पर ही ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बैड ओजोन बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हम प्रभावित होते चले जाएंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहीं ना कहीं औसत से अधिक तापमान बढ़ता ही चला जाएगा निरंतर। इस तरीके से आपने आज ग्लोबल वार्मिंग को समझने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।